तो मुझे लगा मैं कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। कभी कभी आप क्या है कि घर से पिकनिक मनाने निकले और रास्ते भर आप क्या कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं जब हम स्पॉट पर पहुंचेंगे तो एंजॉय करेंगे, स्पॉट पे पहुंच के एंजॉय करेंगे। हाँ, और जब आप स्पॉट पर पहुंचे तो देखा कि वहाँ एंजॉय करने लायक कुछ है ही नहीं। देखिए, अगर शिक्षा का उद्देश्य देखें तो एक संपूर्ण मानव बनाना है। किसी के अंदर संस्कार केवल है, शिक्षा थोड़ी कम भी है शायद, तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को जीने के लिए एक बैलेंस लाइफ कोशिश करता है। एक शिक्षक के रूप में मैं जानना चाहूंगा आपकी पहली याद जिससे यहाँ तक का सफर तय हुआ। देखिए, शिक्षण कार्य तो हम 1996 से शुरू कर दिए हैं जी। लेकिन जो सन 2000 में स्कूली शिक्षण का कार्य मैंने शुरू किया, वहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी जो याद है कह सकते हैं कि एक क्लास जो कि क्लास 8 को हम पढ़ा रहे थे। क्लास 8 जी। और मैं मैथ्स पढ़ाता था, मैथ्स एंड फिजिक्स। तो जब मुझे सबसे पहली बार ये एहसास हुआ कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जब हमने ये देखा कि कोई भी पेरेंट है, क्योंकि उस समय मेरी उम्र ज़्यादा नहीं थी, और पेरेंट्स जब आते थे और अपने बच्चों के लिए इतने कंसर्न थे कि ऐसा लगता था कि एक शिक्षक बहुत कुछ है उनके बच्चों के लिए। जी। तो मुझे ऐसे लगा कि इस कार्य में जो भी हम इन्वॉल्वमेंट अपना करते हैं उससे कितनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के कोई ऑफिसर रहे हों या कुछ भी ऐसे सोशल लोग थे जो आके हमें एक सम्मान दिए, जहाँ से मुझे लगा कि ये कार्य निश्चित रूप से बहुत ही पुनीत है। और वहाँ से मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास होना शुरू हुआ, क्योंकि शिक्षण कार्य में एक तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमें एज अ टीचर याद रखना होता है और जहाँ से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम एक छोटी सी जो इनिशिएटिव लेते हैं, छोटा इनिशिएटिव लेते हैं, उससे बच्चों के लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन आता है, ये मुझे एहसास हुआ सन 2000 में। 2000 में। अच्छा। और वो पेरेंट्स के थ्रू ज़्यादा हुआ। जब मैंने देखा कि हमारा एक शब्द पेरेंट्स बहुत ही सीरियसली लिया जो बच्चों के थ्रू उन तक पहुंचा, तो मुझे लगा मैं कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। और वो मुझे मोटिवेट किया कि इस कार्य को अब हमें जिम्मेदारी से करना चाहिए, सिर्फ बच्चों के सवाल जवाब तक सीमित नहीं रखना चाहिए। जी। तो 2000 से लेके 2024, 25 वर्ष हो गए हैं आपको इस क्षेत्र में। तो ऐसा क्या लगता है सर, ये सफर था या योजना थी? दोनों कह सकते हैं। अच्छा। मतलब क्योंकि जब आप चलते हैं तो कभी आप ऐसा हुआ होगा कि घर से निकले होंगे किसी काम से और रास्ते में कई और काम करते हुए चले गए, तो सफ़र तो शुरू हो जाता है जब आपको लगता है कि हमारा ये एक प्रोफेशन है। जी। अगर हमने शिक्षण कार्य शुरू किया तो एक प्रोफेशन बन गया, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ना शुरू करते हैं वैसे वैसे आपको एक नई चीज़ें सामने आना शुरू करती है, कई नई चीज़ें रादर। तो जब एक शिक्षक के रूप में आप आगे चल रहे हैं और लगता है कि हम अपने प्रोफेशन में और कई चीज़ें जोड़ सकते हैं, और इसका इतना वाइड रेंज है कि असीमित है, तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं एक प्रिंसिपल के लिए अपना शिक्षण कार्य शुरू किया। मुझे लग रहा था कि मुझे दिन भर बच्चों को पढ़ाना है, उसके बाद में घर वापस आना है, फिर बच्चों के लिए सोचना है। उसके बाद ग्रेजुअली आपको ये लगने लगता है हम ये भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। और उसमें भी आप अगर शिद्दत से लगे हुए हैं तो वो जिम्मेदारी आपको कहीं ना कहीं एक मुकाम तक ले जाती है। तो ये जो 25 साल का सफ़र आपको दिख रहा होगा, ये शुरुआत सफ़र के रूप में हुआ है, जिम्मेदारियां आगे जुड़ती चली गई हैं, चाहे वो अपने प्रोफेशन से जिम्मेदारियां हों या पारिवारिक जिम्मेदारियां हों। लेकिन जब आप एंजॉय करते हैं किसी चीज़ को, देखिए हम लोग लक्ष्य और सफ़र में जो अपने एक्सीलेंस होता है उसमें फ़र्क रखना पड़ता है।
कभी कभी आप क्या है कि घर से पिकनिक मनाने निकले और रास्ते भर आप क्या कर रहे हैं कि वेट कर रहे हैं जब हम स्पॉट पर पहुंचेंगे तो एंजॉय करेंगे, स्पॉट पे पहुंच के एंजॉय करेंगे। हाँ, और जब आप स्पॉट पर पहुंचे तो देखा कि वहां एंजॉय करने लायक कुछ है ही नहीं। आपने जो रास्ते का एंजॉय छोड़ दिया वो आपके लक्ष्य को भी खराब कर दिया। तो आप जब सफर में हो तब से अपनी जर्नी को आप एंजॉय करिए। लक्ष्य पर तो आप पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, कोई जरूरी नहीं आप लक्ष्य पर पहुंचेंगे, लेकिन जिस क्षण आप अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं कोई भी, अगर उस क्षण से आप अपनी जर्नी के महत्व को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं तो आप लक्ष्य नहीं भी पाते हैं तो आपको रिग्रेट नहीं होता, अफसोस नहीं होगा अफसोस कि नहीं हाँ होता। जी जी। कई बार ये लगता है कि प्रकृति और हमारे कार्य में एक सामंजस्य होता है, तो प्रश्न ये है कि जब आप प्रकृति के बीच में होते हैं तब क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कक्षाएं हैं हमारी वो कक्ष के बजाय प्रकृति के बीच में जाए तो ज्यादा बेहतर होगा? निश्चित रूप से। देखिए आज भी हम जो परिवर्तन अपनी शिक्षा में ला रहे हैं जी NEP के थ्रू, वो ये है कि लर्निंग बाय डूइंग जी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। अब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, स्नोफॉल हो रहा है, हमने खुद ही स्नोफॉल एक्सपीरियंस नहीं किया है जी, तो आप किस तरीके से बच्चों को एहसास कराएंगे। और प्रकृति एक ऐसी कह सकते हैं टीचिंग एड है हमारे लिए, जिसमें आपको रूबरू कराना है, बस बच्चे को सीख जाएगा वो खुद। जी बिल्कुल। तो हमें कहीं से भी नेचर को इंटीग्रेट करना चाहिए एजुकेशन में। जी नेचर अलग नहीं है, कक्षाएं अलग नहीं है, कक्षाओं में हमें नेचर को ले जाना है। जैसे क्या होता है जब हम सिनेमा हॉल में जाते हैं तो एक ही पर्दे पर हमें विश्व दिखाई देता है जी, हम विश्व नहीं देख सकते हर जगह जाके, तो सिनेमा हॉल में जाके सब कुछ देख लेते हैं। वैसे ही हम बच्चे को पूरा नेचर एक साथ नहीं दिखा सकते, हर जगह नहीं ले जा सकते, तो हम कक्षाओं में नेचर को ले जाएं। तो इसका दो रूप होता है, एक तो यह है कि आप टीचिंग क्लास में करते हैं थ्योरेटिकल, और उसको नेचर में बच्चा अगर सीख जाए प्रैक्टिकल जिसको हम कह सकते हैं, तो वो परमानेंट हो जाता है। हमारे समय में, आज के समय में परिवर्तन कुछ नहीं, लोगों को लगता है परिवर्तन हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ है, उसको अपग्रेडेशन कहते हैं। तो जैसे जैसे जनरेशन बदल रही है, जैसे जैसे आवश्यकताएं बदल रही हैं, अब आज हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले हम जब युद्ध होते थे तो सेनाएं एक दूसरे के पास जाके एक दूसरे को हार्म करती थी जी। अब हमें बॉर्डर पार ही नहीं करना है, अपने बॉर्डर लाइन के अंदर रह के हम दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेचर से जो सीखना होता है वो क्लास में हम नहीं सीख सकते जी। क्लास में सिर्फ उसको रट सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, दिमाग में रख सकते हैं, फील नहीं कर सकते हैं। और यही वजह है कि अगर आप देख रहे होंगे कि जो एक्टिविटीज होती है, जैसे स्कूल के साथ ट्रिप ले जाना, क्यों ले जाते हैं ट्रिप? हमें पता है जब हम ट्रिप ले जाएंगे तो हम बच्चे को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालेंगे। हो सकता है हम एसी बस में ना जाएं, वही बच्चा कल को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट संभाले अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ ऐसे भी पैसेंजर चलते हैं जो कि एसी बस में नहीं चल सकते। तो वो एहसास कब होगा? माँ बाप तो करा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो अपने कार्य में होंगे, या जब भी चलेंगे ट्रेवल करेंगे तो सबसे कंफर्ट जोन में चलेंगे जी। तो स्कूलों में जो नेचर से कनेक्ट है वो बच्चे को या हमारे को परमानेंट बच्चे में एक पॉजिटिव इंप्रेशन लाता है। क्लासरूम एक तरीके से स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाने में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर्किटेक्ट हमें डिजाइन बनाता है, तो डिजाइन वो एसी रूम में बैठ के बनाता है, बट बिल्डिंग कहीं और बनती है जी। वैसे ही जब क्लास में हम पढ़ाते हैं तो आर्किटेक्ट का काम करते हैं, उसका जो परमानेंट बिल्डिंग बनना है वो नेचर के साथ जाके बनता है। तो नेचर इंटीग्रेटेड है इसमें। अच्छा, एक सर ये जानना चाह रहा था, जैसे ये जो प्रश्न आया तो एज ए प्रिंसिपल और जब NEP की बात हो रही है, अब ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए या आरंभ से ही रहा है ये प्रश्न आपके अंदर, या ये भाव प्रकृति और कक्षाओं का? नहीं, मेरे अंदर तो शायद इसलिए भी रहा होगा कि मैं गांव से जुड़ा हुआ हूँ जी, तो शायद मेरे अंदर वो ज़्यादा है।
जो चीज़ मैं समझ और सीख पा रहा हूँ वो चीज़ मेरे अंदर हो सकता है मैंने ज़्यादा नेचर को नज़दीक से देखा है, जी, लेकिन ये अब हमारा फर्ज है कि जो हमने नज़दीक से देखा है वो हम आने वाली पीढ़ी को भी नज़दीक से दिखाने के लिए तरफ अग्रसर हों, जी, क्योंकि थ्योरेटिकल हम सब कुछ पढ़ा सकते हैं। अगर हमें चांद पर बच्चे को ले जाना है तो चांद पर की थ्योरी तो हम यहाँ बताएंगे, जी, बट चांद का एहसास बच्चे को चांद तक भेज के ही हम ले सकते हैं। जी, तो ये हमेशा से रहा है और शायद हमें लगता है कि हमारी पीढ़ी के जितने शिक्षक होंगे वो नज़दीक होंगे नेचर से और नेचर के एग्जाम्पल के साथ ही बच्चों को जोड़ रहे होंगे। जी, और आज जिस तरीके से बच्चे भी जागरूक हैं कि वो नेचुरल कंटेंट को ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा है, तो उनमें भी ज़्यादा गैप नहीं रहने वाला है, बस उसका रूप बदल जाएगा। सर अक्सर बात होती है शिक्षा के उद्देश्य पे, तो आपके अनुसार शिक्षा जो है रोजगार देना है, ज्ञान देना है, सोच बदलना है या जीवन जीने का उद्देश्य डिसाइड करना है? देखिए, अगर शिक्षा का उद्देश्य देखें तो एक संपूर्ण मानव बनाना है। जी, आप सुनील मानव खुद अपना टाइटल लगाते हैं, तो अगर एक संपूर्ण इंसान बनने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ ज़रूरत है तो वो है शिक्षा। शिक्षा के साथ संस्कार एक हम जोड़ देते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि शिक्षा और संस्कार ये बहुत एक दूसरे से निटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो कभी कभी ये होता है, आप देखते होंगे कि कुछ बैलेंसेस होते हैं। कोई बहुत शिक्षित व्यक्ति होता है, उसमें संस्कार मिसिंग हो जाते हैं तो वो अपूर्ण माना जाता है। वो सफल होके भी शायद जीवन में असफल हो सकता है। इसी तरीके से अगर किसी के अंदर संस्कार केवल है, शिक्षा थोड़ी कम भी है शायद, तो वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को जीने के लिए एक बैलेंस लाइफ कोशिश करता है। तो शिक्षा का ये नहीं मतलब होता है पढ़ा लिखा होना। जी, सबसे जो हमारा मिथ है कि पढ़े लिखे को हम शिक्षित बोलते हैं, लेकिन शिक्षण एक शिक्षित व्यक्ति का मतलब है कि उसके अंदर संस्कार की पूरी बंडल ऑफ लाइफ होनी चाहिए। तो एक शिक्षित व्यक्ति, जिसको हम कह सकते हैं शिक्षा ग्रहण किया हुआ है, वो पूर्ण रूप से शिक्षित माना जाता है जब उसके अंदर संस्कार भी पूरी तरीके से पाए जाए। तो संपूर्ण मानव रूपी जो हमारा जो जीवन है उसको सार्थक बनाने के लिए अगर हम शिक्षा का एक इस्तेमाल करते हैं, शिक्षित व्यक्ति के रूप में उसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम कह सकते हैं। और संपूर्ण मानव बनाना शिक्षण का कार्य है। अच्छा, जैसे सर जब आप विद्यार्थी रहे होंगे स्कूल लाइफ के, जी, और आज बहुत सारे विद्यार्थी हैं, काम कर रहे हैं आपके साथ, हम लोगों के साथ में, क्या अंतर दिख रहा है सर दोनों में? देखिए, अंतर जनरेशन का है। जी, जैसे क्या है कि आप अंतर ऐसे समझिए कि अगर हमें आज सड़क चाहिए तो कैसी सड़क चाहिए, जैसे हमारे समय में थी, जी, या हमें एक बहुत अच्छी साफ सुथरी 8 लेन्स 10 लेन्स की सड़क चाहिए। गाड़ी कौन सी चाहिए? सबसे मॉडर्न चाहिए। ईवी आ गई आज के समय। हमारे समय में वो पेट्रोल या जो गाड़ियां होती थी उसमें भी किस तरीके के फीचर्स होते थे। तो जब हमारे जो लाइफ स्टाइल है वो बदल गई, खान पान का तरीका बदल गया, तो डेफिनेटली जो बच्चे हैं वो अब नए परिवेश में हमारे सामने आ रहे हैं, तो हमें बच्चे भी बदले हुए मिलेंगे। जी, तो बदलाव में ये नहीं कि बच्चे बदल गए हैं, हमारा तरीका सेम है, हमारे चलने का तरीका सेम है, सोने का तरीका सेम है, उठने बैठने का तरीका सेम है। बदल क्या गया होगा? जो हमारी सुविधाएं थी। अगर हम पहले नॉर्मल तरीके से अपने कमरों में रहते थे तो आज हम एसी लगा लिए हैं। तो ऐसे ही बच्चों में एक अपग्रेडेशन हुआ है, तो उसको बदलाव सार्थक बदलाव है, पीढ़ी का बदलाव है, समय का बदलाव है, जनरेशन का बदलाव है। तो हमारे समय की जनरेशन, हमारे समय में जब हम थे तो हमारे भी फादर वगैरह कहते थे कि उनके टाइम का आज बच्चा नहीं है, हम लोग बदल गए थे उस समय। आज मजे की बात यह है कि हम लोग के जो फादर होते थे वो ये कमेंट ज्यादा करते थे। हाँ, आज के फादर शायद नहीं करते हैं उतना। आज का समय बदल गया ना, वही मैं कह रहा हूँ कि कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में आज बच्चा फर्क समझ रहा है। जी, और सबसे ज्यादा जो आपके घर पर कभी आप देखते होंगे
कि अगर आपका बेटा है, शब्द है कभी, और आपके रिलेटिव्स आ जाए और उनके सामने आप एक हंसी मजाक में अपने बच्चे के लिए जोक क्रैक कर दीजिए, तो जब आपके रिलेटिव चले जाएंगे तो आपका बच्चा आपको शिकायत करेगा जी बिल्कुल। कि आपने सबके सामने उसकी इज्जत नहीं रखी। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज आज बच्चे सेंसिटिव हैं। आज एआई है, हम समझते हैं कि एआई के थ्रू हमको पता है कि हम कोई भी प्रॉम्प्ट डालेंगे वो फॉलो करेगा। तो बच्चा एआई के तो ऊपर ही है ना, एआई को बनाने वाला हमारा बच्चा ही होता है, तो बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है। जी तो जो बदलाव है वो सार्थक बदलाव है, सामाजिक बदलाव नहीं है। सामाजिक वैसा ही है, पिता पुत्र आज भी है, पिता पुत्र पहले भी थे, तो सामाजिक बदलाव बिल्कुल नहीं है। जो रिलेशन थे, रिलेशन आज भी वही है, उनके स्तर का बदलाव है और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जी बिल्कुल। सर जैसे इस साइड आप इतने दिनों से प्रिंसिपल हैं, तो कोई ऐसा बच्चा जिसने आपकी सोच को बदलने का प्रभाव किया, काम किया हो, जिससे आपका थोड़ा बदलाव, माइंडसेट बदला हो बच्चे को देखकर? देखिए, ऐसे एक बच्चे नहीं, कई हैं। हमेशा हम लोग सीखते हैं बच्चों से, और कभी कभी जो चीज़ हमें बुरी लगती है वो हमें एक सीख देती है। उस समय तो बुरा लगता है, बट उसी समय आप अलर्ट हो जाते हो। आप एक एडमिनिस्ट्रेशन की पोजीशन पर होते हो, तो चाहे आप टीचर्स हो, बच्चे हो, किसी को कुछ भी बोल देते हो, बट कई बार ऐसा होता है उसका फेशियल एक्सप्रेशन हमें पढ़ा देता है कि हमने बोल तो दिया है, इस बच्चे ने सुन तो लिया है, लेकिन इसको पसंद नहीं आया है। जी। तो वहां से हम एक डिसीजन ले लेते हैं कि दोबारा ये चीज नहीं करेंगे, तो एक सीख हमें मिल जाती है। तो एक बच्चे नहीं है, कई है ऐसे। जब हम देखते हैं कि हमने कुछ नहीं किया और बच्चे आके सारा श्रेय हमें देते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन एज ए प्रिंसिपल के रूप में बताएं तो मैं बड़ा इमोशनल और कनेक्टेड पर्सन हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमारे टीचर्स हैं एक एम्प्लॉई हैं, वैसे एक प्रिंसिपल भी एक एम्प्लॉई होता है, बट दोनों सेम संस्था में जब काम करते हैं तो वहीं प्रिंसिपल इतना रिगार्ड पाने लगता है उन्हीं शिक्षकों से। तो ये महसूस होता है कि हम इनके लिए तो कुछ कर नहीं रहे हैं, हमने अपनी ड्यूटी निभाई, इनको जो कार्य मिला हुआ है हमारी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, हम उसको एग्जीक्यूट केवल करा रहे हैं। फिर भी इतना सम्मान इसलिए शायद मिल रहा है कि हमें एक पोजीशन मिल गई है। तो उस पोजीशन पर रहते हुए जो भी हमें रिस्पेक्ट या बच्चों से या टीचर से मिलता है, उसको हम सार्थक बनाते रहें, उसको हम उनके उम्मीदों पर खरे उतरते रहें, तो इसको मैच करने के लिए हर क्षण कोई ना कोई आपको टीचिंग दे के जाता है। तो मैं महसूस करता हूँ कि एज अ प्रिंसिपल भी, एज अ टीचर भी, बच्चे आपको अपने बराबर ला देते हैं। जी। हम आज 50 साल के हैं, बट अगर हमारे सामने एक 18 साल का बच्चा आता है और कोई ऐसी चीजें करता है तो हमें 18 साल को बना देता है उस समय। जी बिल्कुल। सर एक आपने लंबा दौर देखा शिक्षा में बदलाव का, जब आप विद्यार्थी रहे होंगे तब से लेकर, या अभी एनईपी की बात हो रही है, इसके साथ जब आप विदेश में होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आप विदेश में करने गए, तो वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था देखते हैं, तो उसे क्या अंतर हम डिफाइन कर पाएंगे विदेश की शिक्षा में, खास करके यूरोप में, और भारतीय शिक्षा प्रणाली में, वर्तमान की भारतीय शिक्षा प्रणाली? देखिए, यूरोप का एक एग्जाम्पल मैं बताऊं। मैं एक स्कूल में था, यूरोपियन स्कूल में, स्पेन में, और वहाँ प्रिंसिपल का नाम लेके बच्चा बुलाता है, जी, मिसेस सो एंड सो। हम उनके बगल खड़े होते हैं, तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारा बच्चा हमको यहाँ कहे मिस्टर वी के मिश्रा मेरा ये काम करो, तो मुझे लगेगा कि ये मैनरलेस हो गया है। तो वहाँ के परिवेश में मॉडर्नाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, शिक्षा व्यवस्था दो रूप में है, भारतीय शिक्षण व्यवस्था और जो हमारा फॉरेन कंट्रीज के वैश्विक है, तो वो बाउंड्री है, वो कभी भरेगी नहीं, और जब भी हम उसको भरने की कोशिश करेंगे तो हम अपने मूल रूप से हट जाएंगे। हमारे यहाँ आज किसी भी धर्म का बच्चा हो, अपने माँ बाप के सामने आंख नहीं उठाता है, वो सम्मान से उसको देखता है। वहाँ पर क्या है कि माँ बाप सिर्फ, शायद ये हम गलत नहीं है तो, वो जन्म के बाद से जब तक वो बच्चा एडल्ट हो जाता है तब तक की जिम्मेदारी वो महसूस करते हैं। उसके बाद वो मानते हैं उसकी लाइफ कहीं और है, हमारी लाइफ कहीं और है, तो हम उससे कंपेयर करने की कोशिश भी नहीं करें। एजुकेशन सिस्टम में नॉलेज एक पार्ट है,
जो समान है हर जगह। जी अगर हमारा बच्चा यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी सीख रहा है तो विदेशों में भी एस्ट्रोनॉमी सीख रहा है, तभी हमारा बच्चा यहाँ से नासा में जाके काम करता है। डिफरेंस सिर्फ है जीवन approach शैली में, की, बस जीवन शैली में अप्रोच है। जीवन शैली में डिफरेंस है। जी। जीवन शैली के जो रूप हैं वो अलग अलग हैं, जी तो उसको हम अलग अलग ही रहने दें, उसको अंतर न माने। जी अगर हमारे आप ऐसे समझिए कि हम ट्रेन से चल रहे हैं, एक फ्लाइट से चल रहा है पर्सन, हम ये कह दें जर्नी तो दोनों चल कर रहे हैं, दोनों में क्या समानता है? कोई समानता नहीं। दोनों जर्नी केवल समानता के रूप में है, बट दोनों में समानता नहीं है। वो एक ऊपर से हवा में जा रहा है, एक ट्रेन से जा रहा है, दोनों कंप्लीट करेंगे। और दूसरी एक चीज सबसे बड़ी है कि एक ट्रेन चलती है, ट्रेन में हमारे फर्स्ट क्लास एसी होता है, एसी सेकंड क्लास होता है, स्लीपर होता है, जनरल होती है, सभी में पैसेंजर होते हैं और सभी एक साथ एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक पहुंचते हैं। कोई ये नहीं कह सकता हम जल्दी पहुंचेंगे। तो जब ट्रेन चलती है तो सबको एक साथ लेके चल रही है। तो पूरा विश्व जो है, एजुकेशन सिस्टम उसी ट्रेन के अलग अलग कंपार्टमेंट में बैठा हुआ है, सभी एक साथ पहुंचेंगे। लक्ष्य सबका जीवन शुरू करके जीवन अंत करना है। तरीके अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, सुविधाएं अलग हैं, अप्रोच अलग है, और वो कंपेयर नहीं कर सकते बल्कि उसको कंप्रोमाइज कर सकते। तो एजुकेशन सिस्टम विदेशों का भी नॉलेज बेस्ड है, अप्रोच उनका प्रैक्टिकल है, हमारे यहाँ संस्कार बेस्ड है। तो नॉलेज के साथ हम संस्कार, वैल्यूज, ये सारी चीजें लेके चलते हैं। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर हम खड़े होकर अपने बच्चे को ओपनली कह सकते हैं कि तुम मैनरलेस हो। विदेशों में नहीं कह सकते जी। क्योंकि वहाँ मैनर शब्द ही नहीं है। मैनर शब्द नहीं। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, या जैसे हम लोग टीचर्स के साथ कई बार घूमने गए बाहर, तो जब आप अपनी टीम के साथ होते हैं तो अपने आप को एक लीडर मानते हैं या मेंटर? देखिए, अपने आप को मेंबर मानता हूँ टीम का, क्योंकि जब लीडर और मेंटोर तो बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि आप एक सम्मान के नज़रिए से आपके परिवार के लोग देखते हैं, बिकॉज आप उनके लिए लीडर हैं। लेकिन जब आप उनके मेंबर बन जाते हैं, उनके साथ उनके बराबर, तो आप वो चीज़ सीखते हैं जो, या सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, जो जाने अनजाने उनके लिए हम नहीं कर पाते होते जी। जैसे पिकनिक का रूप भी शायद हम इसीलिए अपनाते हैं कि सभी अपनी चीज़ें शेयर कर पाएं, जो नॉर्मल टाइम में नहीं शेयर कर पाते हैं। जो गैप होता है उसको रिड्यूस करने का ही ये तरीका होता है। तो जब हम कभी ऐसे पिकनिक पर जाते हैं तो मेंटली भी प्रिपेयर होते हैं कि हमें अगर कोई ऐसी चीज़ लगती है, कोई टीचर है उसने गैप को रिड्यूस करके एज अ फ्रेंड बात किया, तो हमें बुरा नहीं लगना चाहिए। तो शायद ये वक्त होता है जिसमें हम अपने टीचर्स को नज़दीक से समझ पाते हैं और ये भी इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं कि कहीं कुछ हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। तो मेंबर बन जाते हैं। लीडर और मेंटोर तो बाय डिफ़ॉल्ट इसलिए होता है क्योंकि वो टीचर उसी नज़रिए से आपको देखेंगे। सिमिलरली हम टीचर्स को भी अगर पिकनिक पर भेजते हैं तो यही चीज़ बच्चों के बीच में वो पाते हैं कि वो उनके दोस्त बन जाते हैं, और दोस्त बन के कई ऐसी चीज़ें बच्चों के बीच में उनको पता चलती है जो शायद बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं और हम टीचर्स नहीं कर पाए हुए होते हैं। तो ये एक पारिवारिक, इनफैक्ट जब आप परिवार के साथ पिकनिक पर जाते हैं तो कई बार आपके बच्चे ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं जो एज अ फादर आपको लगता होगा कि हम इसको इग्नोर कर रहे थे घर पे, और पिकनिक पर आया तो उसने अपनी इच्छाएं जाहिर किया, अपने स्वभाव के अनुसार जो अंदर की बातें थी उसने हमसे शेयर किया जी। तो ये सभी एक तरीके से दिनचर्या या कह सकते हैं लाइफ स्टाइल के पार्ट हैं जी। तो जब हम कभी जाते हैं तो मुझे खुशी होती है। इनफैक्ट मैं इसीलिए बस से चलना पसंद करता हूँ, अपनी अलग गाड़ी से साथ में जी। तभी उसका महत्व आपको समझ में आता है। किसी भी शिक्षण संस्था को बेहतर से और बेहतर बनाने वाली एक सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? कभी आप सेटिस्फाइड होके सैचुरेट मत हो जाइए जी। सेटिस्फाइड होके सैचुरेट मत हो जाइए। जैसे अगर हम समुद्र को देखते होंगे जी, तो क्या होता है कि उसमें कभी पानी भरता चला जाए और कह दें आज हम समुद्र भर गया जी, ऐसा नहीं हो सकता है। तो वैसे ही जो शिक्षण संस्था है उसमें आप जब सैचुरेट हो गए कि मैंने सब कुछ कर लिया और सब कुछ पा लिया, तो आप नया कुछ नहीं कर पाएंगे, तब आप प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, तब आप सामने किसी न किसी को ऊपर उठाने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर उठना पड़ेगा जी। तो संस्था का स्तर
उठाने के लिए हमें अपने मानसिक स्तर को हमेशा ऊपर उठाते चलना पड़ेगा। तो जो भी आप अचीव करते हैं वो लक्ष्य नहीं है, वो आपका लक्ष्य सतत है, और उस सतत लक्ष्य को पाने के लिए सीढ़ी का एक स्तर है, एक लेवल है। तो सभी को मैं कहता हूँ कि आपके अंदर हंगर होना चाहिए, भूख होनी चाहिए। दूसरा, आप सैचुरेट मत हो जाइए। अगर आप 100 पॉइंट पर हैं तो 101 के लिए, 101 पर हैं तो 102 के लिए, 102 पर हैं तो 103 के लिए आप कोशिश करिए। इसके आगे कुछ बढ़ते रहें, इसके आगे कुछ है। और ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम सबको बढ़ते देखना चाह रहे हैं, सब एग्जिस्टेंस भी इसी में है। एक बड़ी सुंदर सर कविता मुझे याद है, मैंने कभी पढ़ी थी रविन्द्रनाथ टैगोर की। इसका भावार्थ ये था कि किसी भी राजमहल का जो सिंह द्वार है वो कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन मंजिल तो उसके आगे है। उसके सिंह द्वार की सुंदरता देख के नहीं रुकना है, आगे बढ़ते जाना है। शायद आप ऐसा कुछ कहना। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी जो चीज इसमें हमें ध्यान रखना होता है कि कभी हम अपने शास्त्रों में पढ़े थे कि रावण जो है उसके पास एक विमान था, पुष्पक विमान था। तो ये शास्त्रों से पढ़ने के बाद हमने कल्पनाएं किया होगा कि हमारे पास भी इस तरीके का कोई फीचर डेवलप हो सकता है, तो पहला विमान बना होगा। इसी तरीके से आज के मॉडर्न विमान बन रहे हैं। पहले साइकिल भी नहीं हमारे पास थे, आज साइकिल के इतने रूप हमारे पास हैं। तो जो प्रोग्रेसिव माइंड है उसी ने तो हमें ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करना सिखाया जी। तो अगर हम सैचुरेट हो जाते तो जो पहली साइकिल बनी थी आज भी वही साइकिल हमारे पास में होती। तो अगर हमारे बच्चों और स्कूलों में भी इस तरीके का अचीवमेंट है कि आप अगर स्कूल में एक नई चीज़ आपने किया है तो दूसरी नई चीज़ आप क्या कर सकते हैं जी। और सभी स्कूलों को आप एग्जिस्टेंस, हम एक एग्जाम्पल दे के आपको बताएं। पहले सिनेमा हॉल हुआ करते थे शहरों में। जी जी। तो हम लोग एक निश्चित प्लेस पर जाते थे पिक्चर देखने के लिए, और उसके लिए आज शायद किसी भी जगह पर सिनेमा हॉल अकेले एग्जिस्ट नहीं करेगा जी। अब वो मॉल के अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, स्वरूप बदल गया है। तो अगर कोई ये समझ के सिनेमा हॉल ही में रह गया होगा तो आज डिस्ट्रॉय हो गया होगा। जिसने अपने को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, थिएटर को मॉल में ले जाके शिफ्ट कर दिया और मल्टीप्लेक्स बना दिए, क्यों? क्योंकि आज हमें उसकी ज़रूरत है। तो हमारी सोच कहीं सैचुरेट नहीं हो रही, हम नई चीज़ सोच के नए रूप में जा रहे हैं। आने वाले टाइम में आज आप देख रहे होंगे कि कितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ रही है। तो मुझे लग रहा है स्कूल भी सैचुरेट नहीं है और ना ही टीचर को सैचुरेट होना चाहिए। जो अचीव कर रहे हो उसके आगे कुछ और है, ये मान के आप अपने को प्रोग्रेसिव